और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, वहां का सियासी घटनाक्रम कैसा है। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रभु दयाल जी पूर्व डिप्लोमेट है, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि नया प्रधानमंत्री आने के बाद भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बदलेंगे। साथ ही साथ कसवर कलासरा मेरे सहयोगी संवाददाता इस्लामाबाद से अपडेट देंगे। साथ ही साथ इस खबर को समझने की हम कोशिश करेंगे उमर अल्ताफ के जरिए भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं कसवर, आपके पास आता हूं। कसवर, मुझे यह बताइए, कल रात भर ड्रामा चलता रहा, लेकिन अब वहां का जो सियासी घटनाक्रम है अब बदलने लगा है। खबर यह भी आ रही कि नजरबंद कर दिया गया इमरान को, और इस्लामाबाद में भी ईसीएल को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि रात भर वहां पे हम, मेरे ख्याल के 2:30 बजे तक तो हम भी लाइव थे। सारी रात ड्रामा चलता रहा यहाँ पे इस्लामाबाद में। अफवाह गर्दिश करते रहे कि जी मार्शल लॉ लगने लगा है, ये वो, मतलब जिसके मुंह में जो बातें आ रही थी वो सारी की सारी रात को हो रही थी। और ऑल ऑफ ए सडन फिर ऐसा हुआ कि हमें पता चला कि मेरे इमरान खान साहब जो हैं वो घर वापस चले गए हैं। और उसके बाद अभी जो आप कह रहे हैं नजरबंद की कोई हमारे पास कोई क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है, कोई ऑफिशियल हैंड आउट तो हमारे पास नहीं आया, ना ही किसी ने कंफर्म किया। लेकिन ये बात है, तय है कि वो आज अपने घर पर ही हैं। और ये इंटरेस्टिंग है कि आज उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रैंड जलसे की कॉल भी दी हुई है कि देखना होगा कि क्या वो वहां पे जाके जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे कर दूं कि रात जिस तरीके से ड्रामाई तश्कील हुई, सारे के सारे ड्रामा अनफोल्ड है, उसके बाद खत्म हुआ, तो उसमें 2 इंस्टीट्यूशन का बड़ा किरदार था। इसमें एक तो थे सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको अंदाजा हुआ कि टाइम बिल्कुल करीब है और वोटिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी अदालत लगा ली, अदालत खोल ली, चीफ जस्टिस वहां पर आए। और साथ ही साथ जो कि आर्म फोर्सेज का जो चीफ है, आर्म फोर्सेज जो कि आइन की गार्डियन है यहाँ पे, जब उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामा कुछ ज्यादा ही हद से गुजरने लगा है, तो वहां पे थोड़ी सी हलचल हुई। न्यूट्रल तो वो पहले ही थे, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी हलचल हुई। तो उसके बाद फिर हालात की संगीनी का इल्म हुआ इमरान खान साहब को, और जिस तरह उसके यार दोस्त कहते हैं कि वो ग्रेसफुली एग्जिट हो गए, तो मान लेते हैं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी ग्रेस थी उसमें। तो फिर ये रात को 2:30 बजे जाके हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक जो बड़ी स्मूथ किस्म की ट्रांजिशन हुई। हालांकि उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स हुए, स्मूथ किस्म की ट्रांजिशन हुई। रात को 2:30 बजे तक हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसकी कवरेज करते रहे। आज बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह आपने बात की और हमने अपनी एक रिपोर्ट में भी कहा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उनके लिए मसाइल का अंबार है, उसको डिस्कस करेंगे। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन पर, और कसवर, यही हमारा डिस्कशन का मुद्दा भी है कि जो नई सरकार उसके पास किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की चुनौतियां होंगी और भारत के साथ रिश्ते ताल्लुकात कैसे रहेंगे। मैं प्रभु दयाल जी का रुख करता हूं, एक्स डिप्लोमेट है, इन मामलों की गहराई से समझ रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर आपका। नवाज शरीफ जब तक सत्ता में थे भारत का विरोध करते रहे, लेकिन जब सत्ता जाने वाली थी तो भारत की तारीफ की। अब इमरान खान के जाने के बाद नई सरकार आ रही है सर, वो नई सरकार किस तरह से भारत के साथ आप रिश्ते देख रहे हैं और किस तरह की तब्दीलियां आप देखेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान को बहुत करीब से, मुद्दत से जानता हूं। मैं वहां पोस्टेड था 81 से 85, फिर मैंने यहाँ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में पाकिस्तान से डील किया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी सार्क था, मैं इस्लामाबाद से डील करता था। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो भारत के प्रति जो रुख है उसमें बदलाव नहीं होता। ना उनकी नीति में बदलाव होता है, ना नियत में। बात असली यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो कश्मीर को हथिया ले किसी तरह से भी। तो पाकिस्तान जो है एक प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करता है कि वो टेररिस्ट भेजे इंडिया में, और इस सब कार्रवाई का जो सुपरविजन होता है वो वहां की आर्मी कहती है। तो जनरल बाजवा ने ये जरूर कहा कि हम भारत के साथ डायलॉग चाहते हैं, अच्छे जो रिश्ते चाहते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि उनकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। क्योंकि मौका मिलते ही वो टेररिस्ट पॉलिसी जो है उनकी वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि किसी तरह से भी जो उनके ट्रेन किए हुए टेररिस्ट हैं उनको इंडिया में भेजा जाए। अभी थोड़ा हो सकता है कि रुकावट हुई उसमें, लेकिन क्या हम ये देखेंगे कि इस पॉलिसी को फिर से रिज्यूम ना किया जाएगा? मेरा मानना है कि भारत को बहुत ही केयरफुल रहना होगा और कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी में तो बदलाव आया नहीं है। तो फिर से मैं ये कहूंगा कि सरकारें आती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं,
लेकिन बेसिक पॉलिसी जो है उनकी इंडिया के प्रति, उसमें बदलाव नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो भारत के प्रति जो है जिस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे वो हो सकता है कि वो हमको नुकसानदेह साबित हो। बेहतर है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। ना बदलाव होगा उसमें। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान सरकार के रहते कभी भी भारत से सामान्य रिश्ते बनाने पर जोर नहीं दिया गया, लेकिन जाते जाते भारत की तारीफ करने में जुटे रहे, सुपर पावर तक बताने में नहीं हिचके। इमरान के इस बयान के भी सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। इमरान ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए, फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जुर्रत नहीं है। किसी की जुर्रत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में? क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरेन मुल्क है। और पाकिस्तान के सियासी इतिहास में बहुत उथल पुथल हुआ है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, आधी रात इमरान आउट हुए हैं और क्या कुछ हुआ वो तफसील से हम आपको समझाने जा रहे हैं। रात 8 बजे संसद का सत्र बुलाया जाता है। अचानक रात 8 बजे संसद का इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है। उसके बाद से घटनाक्रम बदलने शुरू होते हैं। रात 8 बजे स्थगन के बाद फिर से सत्र की शुरुआत होती है। देखते जाइए किस तरह से रात भर ये मिडनाइट ड्रामा चलता रहा। रात 10:30 बजे सीजेपी ने कहा कि 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोले जाए। रात 11:20 पर पाक संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। इसके बाद लगातार वक्त बदलता रहा और चीजें भी बदलती रही। रात 11:30 बजे स्पीकर असद कैसर का इस्तीफा आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रात 11:35 पर ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। रात 11:58 पर सत्र को 2 मिनट के लिए स्थगित किया गया क्योंकि दिन बदल रहा था, वक्त बदल रहा था। रात 12:02 पर इमरान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई। रात 12:02 पर ही कई नेताओं के खिलाफ ईसीएल की याचिका, यानी वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, एक याचिका दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद लगातार घटनाक्रम बदलता रहा, चीजें बदलती रहीं, वोटिंग हुई और इमरान खान बहुत बेआबरू होकर संसद से निकले। 12:03 पर इमरान खान ने पीएम आवास छोड़ दिया, अपना सामान लेकर वो पीएम आवास से बाहर चले गए। रात 12:05 पर ही बुशरा बीबी को पीएम आवास में जाने से रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप दाखिल नहीं हो सकती। देखिए किस तरह से रात भर ये ड्रामा चलता रहा, किस तरह से चीजें बदलती रहीं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनसे हम समझने की कोशिश भी करें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए कि देर रात संसद की कार्रवाई चलती रही और वोटिंग से वे इमरान हार गए। शहबाज अब नए पीएम होंगे। सड़क पर इमरान के समर्थक उतरे, विपक्ष के समर्थक उतरे, हो हल्ला होता रहा, आतिशबाजियां होती रही और पूरी रात जो ड्रामा चला एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद सवाल जवाब। इस नए दस्तावेजात जो मुझे मेरे पास है, मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है, मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। पाकिस्तान में रात के 11 बजे के बाद घड़ी की टिक टिक जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इमरान खान की धड़कनें भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। और फिर वो वक्त भी आया जब पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सियासत में जारी नाटक का आखिरी पर्दा भी गिर गया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently,
the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को संवैधानिक तरीके से कुर्सी से हटाया गया। हालांकि पाकिस्तान की संसद में जब ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त बाहर जोरदार प्रदर्शन चल रहा था, कहीं इमरान के पक्ष में, कहीं विपक्षी दलों के पक्ष में। नेशनल असेंबली के अंदर भी जश्न का दौर शुरू हुआ। गले लगाने, ताली बजाने, एक दूसरे को बधाई देने का दौर कुछ देर तक चलता रहा। सारे विपक्षी नेताओं के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ट्विटर पर बधाइयों का दौर शुरू हुआ। मरियम नवाज ने टाइगर का एक वीडियो ट्वीट किया। मेल मुलाकात, बधाई और जश्न के बाद फिर नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। सिर्फ 2 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनीति की कई तस्वीरें बदल गई। शहबाज शरीफ के पक्ष में जश्न दिखा, इमरान परेशान दिखे, पार्टी के समर्थक और सांसद के बीच तो मायूसी ही छा गई। फिर एक एक करके विपक्ष के नेता नेशनल असेंबली में बोलने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले शहबाज शरीफ सामने आए। और जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया, जिसकी के पाकिस्तान की तारीख में कम मिसाल मिलती है। शहबाज शरीफ के बाद बोलने वालों का तांता लग गया। इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो भी बोलने के लिए खड़े हुए। बिलावल ने तो यहां तक कह दिया, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाबे चेयरमैन, में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है, शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूँ। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेशनल असेंबली में ये सब जब चल रहा था, उस वक्त इमरान की पार्टी पीटीआई के गिने चुने नेता ही वहां मौजूद थे। विपक्ष की सारी बातों को सुनने के बाद इमरान की पार्टी के सांसद अली मोहम्मद खड़े हुए, भरे सदन में कहा, वक्त तय करेगा असली शेर कौन है। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया,
तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। पाकिस्तानी संसद के नेशनल असेंबली में जब ये सब ड्रामा चल रहा था, ठीक उससे पहले प्रिजन वैन लगाए गए थे। अंदेशा लगाया जा रहा था कि स्पीकर को अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन स्पीकर ने खुद ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। करीब 3 घंटे तक पाकिस्तानी राजनीति में जोरदार हलचल मची रही। फिर जब आखिरी नतीजा सामने आया तो ये साफ हो गया, अब इमरान खान को विपक्ष में रहकर संघर्ष करना है और शहबाज शरीफ की अगुवाई में पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो हम समझने की कोशिश कर रहे इस खास पेशकश में कि पाकिस्तान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, भारत के साथ रिश्ते किस तरह से होंगे। मेरे साथ एक पैनल है, प्रभुदयाल जी हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तानी मामलों को बहुत करीब से समझते हैं। कसवर कलासरा मेरे सहयोगी इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, जो लगातार हर इवेंट हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ उमर अल्ताफ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। अल्ताफ साहब, आपसे बातचीत रह गई थी। पाकिस्तान की सियासत का इतिहास रहा है कि जब भी नई सत्ता में कोई सरकार आती है, पुराने हुक्मरानों पर कार्रवाइयां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और तमाम तरह की जो चीजें होती हैं। इस बार शहबाज साहब ने कहा है कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन खबर यह आ रही है कि ईसीएल में उनका नाम डालने की बात हो रही है इमरान खान की। साथ ही साथ खबर यह भी है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनका नाम ईसीएल में डालने की खबरों में कुछ सदाकत है या गिरफ्तारी हो सकती है। मगर पाकिस्तान में आपको पता है, जब सरकार बदलती है तो जो जाने वाली सरकार है उनके लीडर के खिलाफ अमूमी तौर पे कार्रवाइयां होती हैं। अब अगर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। और इसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इमरान खान के दौर में जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो सिलेक्टिव एक कार्रवाइयां हुई हैं, उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन में बहुत इजाफा हुआ है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इतनी अवाम में भी पोलराइजेशन है, जो इस टाइम मुल्क को एक हीलिंग टच चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और एक इकोनॉमी पे फोकस चाहिए। और नई सरकार की प्रायोरिटीज यही होनी चाहिए। और क्योंकि ये अपने अपोनेंट्स को टारगेट करना है, उससे कुछ फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में। एक सरकार मिली है, अभी इलेक्शंस वैसे ही पाकिस्तान में तकरीबन साल डेट पर इलेक्शंस बल्कि उससे पहले भी हो सकते, तो एक नैरेटिव तो आएगा इमरान खान के खिलाफ। अगर उस मतलब ये कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक इमरान खान खुद अपने पालकों के खिलाफ। ठीक है उमर साहब, बेहतर है, आपने बेहतर तरीके से इस बात को समझाया। प्रभुदयाल जी का रुख करता हूं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, इमरान खान की कुर्सी जाने से पहले वो भारत की तारीफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। सत्ता में थे तो भारत के साथ रिश्ते तो बहुत ही खराब थे, लेकिन जब कुर्सी जाने वाली थी तो कहा कि हम एक बेहतर मुल्क हैं, हमारी कूटनीति बेहतर है, हम खुददार मुल्क हैं, अमेरिका रशिया जैसे देशों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। थोड़ा इसका मतलब समझाइएगा, कूटनीति के लिहाज से इसके मायने क्या हैं सर? देखिए, इमरान खान ने जो भारत की तारीफ की वो अपने एजेंडा के तहत की। इमरान खान, जैसा आपने कहा, उनकी कुर्सी जा रही थी और वो कोई भी दांव पेच करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी जो कुर्सी है इसको हटाया जा रहा है विदेशी ताकतों की वजह से। विदेशी ताकत एक रिजीम चेंज चाहती है, उन्होंने अमेरिका की तरफ कहा, इशारा किया। और क्योंकि अपने सपोर्टर्स को वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कोई विदेशी ताकत इंटरफेरेंस नहीं कर पाती है और भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी परसू करता है। यानी कि पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए और विदेशी ताकतें नहीं कर पा रही हैं, मैं विदेशी ताकतों का सामना कर रहा हूं इसलिए मुझे हटाया जा रहा है। तो इमरान खान की जो तारीफ है उस पे मैं ठीक से यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि वो हमेशा से कड़वी बातें करते आ रहे हैं। और अब क्योंकि उनके एजेंडे में उनको ये जरूरत महसूस हुई कि भारत की तारीफ करें, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए और रिजीम चेंज को रोकना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये तारीफ की। मीठी मीठी बातों से जरा बचना चाहिए।
जी ठीक है। कसवर भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से। कसवर, जिस चिट्ठी का बार बार हवाले इमरान साहब दे रहे थे कि विदेशी ताकतें चाहती थी कि वो कुर्सी से हट जाएं, उसे लेकर भी एक सुनवाई होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल। मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी कि एक रिटायर जनरल को एक कमीशन का सरबराह लगाने की ऑफर की थी, जो कि उन्होंने कबूल नहीं की। तो मेरे ख्याल में एक चीज तो बड़ी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने बड़ी नेक नियति से ऑफर की कि ये जो मेरे पास केबल आई है उसको हम डिकोड भी करते हैं और उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं। और वो ये जो टास्क उनके जाने के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है और बाकी यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज भी ये कह रही हैं। शहबाज शरीफ जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर आप जो जिस तरह एक खान साहब बार बार कह रहे थे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसको आप डिकोड भी करें, जहां पे दिखाना है वहां भी दिखाएं और इसको इन्वेस्टिगेट भी करें। हो सकता है कि हमारे एम्बेसडर की तरफ से कोई गलती हो, क्योंकि अमेरिकन ने तो बार बार ये बात कर दी है कि हमारा इस सारे के सारे में हम पॉलिटिकल क्राइसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। और अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने 3 दफा ये बात की है। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक का भी एक थोड़ा सा प्रेशर है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया है और कुछ हफ्तों के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है प्रभु दयाल जी, एक चीज और भी दर्शकों की तरफ से सवाल है और हम भी समझना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ इलाज के नाम पर बीते काफी वक्त से लंदन में है, क्या अब वो वापस आएंगे? और क्या जिस मसले में उन पर कार्रवाई हुई थी, पनामा पेपर लीक मामले में उन पर कार्रवाई हुई थी, तो क्या कोई नया रेजोल्यूशन संसद में पास कराकर उनको वापस बुलाया जाएगा? मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। के लिए क्योंकि देखिए नए रजीम के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा ये कि फौरी। कसवर, ये सवाल मेरा प्रभु दयाल जी से था। कसवर, ये सवाल मेरा प्रभु सर से था। सर आप बताएं। बताएं सर। मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ अब वापस आएंगे क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। इमरान खान की जो उनके प्रति जो पॉलिसी थी वो बदल जाएगी और अब उन नवाज शरीफ के छोटे भाई पावर में रहेंगे, तो जो भी रुकावटें थी, जो भी केसेस थे, उनको आप देखिएगा वो हटा दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खुल जाएगा पाकिस्तान आने के लिए। वैसे भी देखिए बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनसे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो नवाज शरीफ साहब के विरुद्ध जो मुकदमे वगैरह दायर किए गए थे उनमें कोई बहुत कुछ झूठ था। तो मेरा ये मानना है कि अब क्यों नहीं आएंगे वो अपने मुल्क वापस, जरूर आएंगे। ठीक है, और इस बीच एक और बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के हालात पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को संविधान का पालन करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें। तो अमेरिका पाकिस्तान में हो रहे सियासी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए और वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया। उन्होंने कहा कि सभी दलों को संविधान का पालन करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें। और इमरान खान ने अमेरिका पर आरोप लगाए थे कि अमेरिका वह मुल्क है जो उन्हें गद्दी से हटाना चाहता है और विदेशी ताकतें काम कर रही हैं सत्ता से उन्हें हटाने पर। और शायद अमेरिका पर लगातार उनके जो बयान आ रहा था, हालांकि अमेरिका ने भी सफाई दी थी कि हमारी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, हमें पाकिस्तान की सियासी उथल पुथल से कोई मतलब नहीं है, बतौर मुल्क हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रखेंगे हमेशा के लिए। अल्ताफ साहब का रुख करता हूं। उमर अल्ताफ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इमरान साहब अमेरिका पर आरोप लगाते रहे कि अमेरिका की साजिश थी मुझे गद्दी से हटाने की। अब यहां से चूंकि अब नया निजाम मिलने वाला है पाकिस्तान को, अमेरिका के साथ अब रिश्ते आप किस तरह से आगे देख रहे हैं? जैसे नवाज शरीफ के टाइम में बेहतर रिश्ते नहीं थे बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ, अब चीजें आप कैसे बेहतर देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान ने भी जो नैरेटिव बिल्ड किया जी की वजह से पाकिस्तान में काफी एंटी अमेरिका सेंटिमेंट है। तो नई सरकार के लिए पब्लिकली अमेरिका के साथ कोई अच्छी ताल्लुकात बनाना भी काफी मुश्किल होएगा, क्योंकि पब्लिक ये शायद एक अनपॉपुलर मूव हो। मगर पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात में एक बैलेंस भी रखना है अमेरिका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े डीप इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशनशिप है। तो इसको बड़ी एक ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा कि चीन भी पाकिस्तान का दोस्त है, अमेरिका भी एक पार्टनर है, तो उसको काफी एक डेलिकेट बैलेंस है। और इमरान खान ने तो अपने आखिरी दिनों में जिस तरीके का एंटी अमेरिका रेटरिक इस्तेमाल किया वो भी अनसस्टेनेबल तो नहीं है एक सरकार के लिए। तो अमेरिका के साथ, और वैसे भी नजर यही आता है कि अमेरिका इमरान
इमरान खान, अमेरिका को इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं थे। अब ये आने वाली सरकार है, इसका रिलेशनशिप अमेरिका से इमरान खान सरकार के निस्बत बेहतर होएगा। और वैसे भी जब पोस्ट अफगान विड्रॉल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में काफी एक सरपैरी आ चुकी हुई है, मगर अब देखें ये आगे ये ताल्लुक जो है ये आगे किस तरह बढ़ता है जब नई सरकार आती है। अल्ताफ साहब, मैं प्रभुदयाल सर से समझता हूं। सर, पाकिस्तान चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं है, पाकिस्तान के रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं है। नई सरकार आने के बाद सर आप किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते देख रहे हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते आपको दिख रहे हैं नई सरकार आने के बाद? देखिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप तो कायम होने की उम्मीद है। इमरान खान और जो बाइडेन के दरमियान तो कोई ताल्लुक बना ही नहीं, ना उनकी आपस में इतना सा बात हुई। हालांकि एक अफगान मसला भी था और इमरान खान ने पब्लिकली भी इस बात का इजहार किया कि जो बाइडेन उमर साहब ये सवाल मैंने प्रभुदयाल जी से किया था। मैं उनसे जानना चाह रहा था कि अब जो रिश्ते हैं वो किस तरह से होंगे। प्रभुदयाल सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं ये कह रहा था कि डिप्लोमेसी में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ये कहा जाता है। आपके इंटरेस्ट से हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं नीति बनाने में। तो अमेरिका की जब भी ये नीति बनी है पाकिस्तान के प्रति दोस्ती की, तो आप देखिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट के तहत वो बनी है। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है अफगानिस्तान के संदर्भ में खास तौर पे, तो अमेरिका बहुत मीठी बातें करता रहा है पाकिस्तान के प्रति। अब इस वक्त मेरे विचार में शायद अमेरिका को पाकिस्तान की उतनी जरूरत इस रीजन में नहीं है, तो अमेरिका थोड़ी सख्ती जरूर दिखाएगा पाकिस्तान के प्रति। जिस तरह की सहायता देता रहा था, ट्रंप ने कहा we gave billions of dollars to Pakistan in aid and they gave us only lies and deceit। तो जिस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को, वो तो मुझे नहीं लगता कि भी हाल फिलहाल ऐसा दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है, वो डेट में बहुत ज्यादा है, चीन का बहुत डेट है। कोई दूसरा मुल्क आगे आके इस वक्त पाकिस्तान की उस तरह से सहायता नहीं कर सकता है, ना करेगा। पाकिस्तान को पूरी ये कोशिश करनी होगी कि अपनी पॉलिसीज में बदलाव करे, अपने जो डेट है उसको कम करे, और ये सब पाकिस्तान को खुद ही करना होगा। तो अमेरिका के साथ थोड़े बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएंगे, जैसे चीन के साथ है, रूस के साथ है, सब देशों के ऐसे होते हैं। भारत की तो सब देशों से दोस्ती है, और हमने ये कोशिश की है कि हम कभी भी एक देश के साथ दोस्ती इसलिए ना करें कि दूसरे देश के विरोध में हो। पाकिस्तान को भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी होगी, और अपना जो इकोनॉमिक डेट है खासतौर पे चीन के संदर्भ में उसको कम करना होगा। नहीं तो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं हो सकती, और जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी नहीं होगी, पाकिस्तान की आवाम तो नाराज ही रहेगी और इस तरह से अस्थिरता रहेगी वहां पर। तो जो भी नई सरकार बने उनको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के संदर्भ में न्यू पॉलिसीज बनानी। ठीक है सर, कसवर का रुख करते हैं। कसवर, नई सरकार के गठन को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। शहबाज शरीफ कब ओथ ले सकते हैं, नई सरकार का गठन कब होगा, इसे लेकर जानकारी, क्या टाइमलाइन रहने वाली है? जी बिल्कुल, आज ऑफिशियली उनका नाम अनाउंस होगा और कल रायशुमारी होगी और मैं कल तक प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे शहबाज शरीफ। लेकिन एक चीज आपने एक भंगड़े डालने की बात की है, तो मैं उससे थोड़ा सा ऐड करता चलूं। पाकिस्तान की कौम जो है वो उसकी समझ मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से आती है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की जो थी गवर्नमेंट उनकी गिरी तो इस कौम ने भंगड़े डाले, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिरी, इसी कौम ने भंगड़े डाले, परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गिरी इतने रूल्स के बाद तो इस कौम ने भंगड़े डाले। उसके बाद फिर शायद खकान अब्बासी साहब बने थोड़े से अरसे के लिए, जब वो उतरे इस कौम ने भंगड़े डाले। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, वो गए तो भी अब कौम भंगड़े डाल रही है। तो आप इस कौम को आप एक हजूम कह सकते हैं। मैं बड़े क्रिटिकल रिमार्क दे रहा हूँ और मेरा दिल बड़ा जला हुआ है। आप इस कौम को कभी नहीं समझ सकते। ये मेरे पास एक मैसेज आया है कि उसने मेरा दिमाग बड़ा खराब कर दिया है जी। और मैं यही चीज वादे कर देना चाहता हूं कि इसकी साइकोलॉजिकली, जिसे हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर साहब बता रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल मुतफिक हूं
इमरान खान साहब इनके बहुत बड़े लीडर थे, अब गए हैं तो मेरे ख्याल है इनकी शॉर्ट मेमोरी है, लोग इनको भूल जाएंगे। अभी चीजें अभी से सर्कुलेट करना शुरू करें कि कल जो इनका एक देवता था इमरान खान, अब उसके खिलाफ एक कंपेन चलना शुरू हो गई कि जी उन्होंने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों के, वो नहीं दे पाए। उन्होंने वादे किए महंगाई कम करने के लिए, मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई और ये उनके अपने लोग स्प्रेड कर रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें। अच्छा, साथ में इन्होंने कहा था 50 लाख घर देंगे, एक घर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो हम पाकिस्तानी हैं, हम बहैसियत एक कौम और बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं। हम समझते हैं कि एक साइड से आप गोश्त डालें, दूसरी साइड से आप कीमा निकाल दें फौरन के फौरन। हम इंतजार नहीं कर पाते। लेकिन इमरान खान साहब का जो अब आने वाले समय में पता चलेगा, करप्शन की कहानियां निकलेंगी। जो जिस तरह पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, वहां पे जाके इनके जो लोग थे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, ये निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कौम बहुत जल्द इनसे भी फेडअप हो जाएगी, इमरान खान साहब से। और सेम जो अभी आप एक पैनलिस्ट से बात कर रहे थे कि हाँ आने वाली गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। डॉलर मुल्क की तारीख में सबसे ऊपर चला गया, जहां पे तेल की कीमतें रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हुई है। गुड गवर्नेंस कहीं है नहीं। पंजाब के जो सबसे बड़ा सूबा है, जो चलाता है इसको इकोनॉमिकली और जो पॉपुलर सूबा है, उसमें गुड गवर्नेंस का इतना हाल है कि 3 साल में कितने आईजी चेंज हुए और उसके बाद जो इंतजामी अमूर के ऊपर लोग बैठे होते, हर 2 हफ्ते के बाद, हर 2 महीने के बाद वहां पे तब्दीलियां आती रही। कराची का बुरा हाल हुआ, जो पूरे मुल्क की मईशत के लिए है। वो कराची, वो पहले वाला कराची नहीं रहा, वो मर्द बहरान जिस तरह तुर्की को कहते हैं यूरोप का, वो पाकिस्तान का वो बन चुका है। आने वाली गवर्नमेंट के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं है। शहबाज शरीफ इसी चीज को जानते हैं। यही वजह है कि कल वो जब एक नाम आया था उनका, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम ना लें, आप किसी और को आगे कर दें, जिस तरह शेरी रहमान और उसके बाद 2 नाम और आए थे। शहबाज शरीफ अंडरस्टैंड करते हैं। आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया के साथ ओवरनाइट हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन इनकी हिस्ट्री है शरीफों की कि वो अपने हमसायों के साथ बना के रखने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि वो उनको बड़ी अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा है। इंडिया के ताल्लुकात भले ठीक ना हो, लेकिन मजीद खराब होने से इनके रिजीम में जरूर बचेंगे और मेरा ख्याल ये है कि एक नई शुरुआत हो पाकिस्तान में, उसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है कसवर, आप साथ रहिए। प्रभुदयाल सर आप भी साथ रहिएगा। उमर अल्ताफ साहब भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बने हुए। इस बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इमरान की कुर्सी जाने के बाद जितना विपक्ष खुश था, उससे कहीं ज्यादा उनकी पूर्व पत्नी रेहाम खान जश्न मना रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। वो कैप्टन को हारते देखना चाहती है। मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत तारीक है और इस वजह से तारीक है क्योंकि उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है। वो नियाजी से बदला लेना चाहती है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और खुद गर्ज जो शख्स होता है, जो अवाम का ख्याल नहीं करता, तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाजा खटखटाने के लिए किस मुंह से जाएगा। वो इमरान की बेइज्जती का गवाह बनना चाहती है। अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती की है और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। एक तलाकशुदा बेगम जो अपने पूर्व शौहर से इंतकाम की आग में जल रही है। वो लेडी जो जेंटलमैन गेम के एक्स कैप्टन की हार अपनी आंखों से देखना चाहती है। वो ना तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट की मेंबर है और ना ही उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन नेशनल असेंबली में उसकी दस्तक बहुत मायने रखती है। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की बेगम नंबर 2 रही रेहाम की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही है। करीब 9 महीने तक इमरान की राजदार रही रेहाम ने रिश्ते के मुकाबले में अपने पूर्व शौहर को भले वॉक ओवर दे दिया, लेकिन अब वो उन्हें भरी मजलिस में वजीर आजम की गद्दी से बेआबरू होकर बेदखल होते देखना चाहती हैं। यही वजह है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई से पहले ही रेहाम ने इमरान की हार का ऐलान कर दिया। मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत तारीक है
और इस वजह से तारीख है क्योंकि उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। और खुद गर्ज जो शख्स होता है जो अवाम का ख्याल नहीं करता, तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए किस मुँह से जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज़्यादती की है और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती की है। डॉलर आप देख रहे हैं 190 को पहुँच गया है और मेरा ख्याल है ये जो लंबी तकरीरें करने का इनका प्लान है, कुछ दिनों तक इनको बढ़ाने का जो साजिश करना चाह रहे हैं, वो भी ये है कि 200 तक डॉलर पहुंचा के जो जिद है वो करना चाह रहे हैं। नंबर गेम में इमरान की हार वोटिंग से पहले से तय है और इसकी खुशी जितनी विपक्षी पार्टियों को है उससे कहीं ज्यादा रेहाम खान को। पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि शायद बात ना समझ रहे हों, बाकी सब बात समझ गए हैं कि आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी हर शहरी के ऊपर लाजिम है और कोई भी कानून से और आइन से बालातर नहीं है, खा वो लाडला ही क्यों ना हो। रेहाम ने एक हफ्ते पहले भी टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में दावा किया था कि इमरान अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं क्योंकि उनकी चालबाजियों से पाकिस्तानी अवाम उकता चुकी है। लेकिन इमरान ने नेशनल असेंबली भंग कर ऐसा दांव चला कि अविश्वास प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। यानी नियाजी अपनी पहचान की तरह माहिर चालबाज निकले। ये मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ पाया, मेरे पास सब कुछ था, मुझे जरूरत नहीं थी इस कुर्सी की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, ये कुर्बानी, ये वो, और फिर ये एंटी अमेरिकनिज्म, ये सब हम सुन के बहुत तंग आ चुके हैं, हम अक गए हैं, उकता गए हैं। और सच पूछे तो मैं आपको हल्फन ये बात बता रही हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने कोई 2-3 मिनट सुना और उसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था, सुनने से पहले भी मैं आपको बता सकती थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं। और ये एक आखिरी फेयरवेल स्पीच थी। तो पाकिस्तान को नया रहनुमा मिलने वाला है, सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, नई पार्टी सत्ता में आने वाली है। प्रभुदयाल सर, दुनिया जानती है और हम आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वो होता है। तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, सेना के उसके ताल्लुकात बेहतर स्थिति में है, ये जग जाहिर है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या नवाज शरीफ जब सत्ता में आएंगे, सेना के साथ उनकी ट्यूनिंग बेहतर होगी, तो इसका असर बॉर्डर पे जो तनाव है भारत पाकिस्तान पे, उसमें कोई आपको राहत की उम्मीद है या वैसे ही मुसलसल वो सिलसिला चलता रहेगा? मेरे विचार में तो अभी वो सिलसिला चलता रहेगा और भारत को बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि ये टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराना ये तो वहां की हुकूमत की पॉलिसी बनी रही है, सिविलियन अथॉरिटीज के भी और आर्मी के भी। तो मैं नहीं समझता कि अभी हाल फिलहाल को इसमें बदलाव आएगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी भी ये समझ ले कि उन भारत के साथ दुश्मनी बरकरार रखने में उनका भी नुकसान है। देखिए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है क्योंकि उस पे तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो है वो उटपटांग की जो पॉलिसीज हैं वो परसू की जा रही हैं। मेरा ये मानना है कि भारत के साथ कम से कम 100 साल की एक पीस की ट्रीटी पाकिस्तान को साइन करनी चाहिए कि हम एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ताउन करके काम करेंगे, क्योंकि एक हमारी जो अवाम है दोनों मुल्कों की, उनकी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये तो एक ख्याली पुलाव है, पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, पाकिस्तान की ना नीति में बदलाव आएगा। पॉपुलर लीडर बन सकते थे, इनके पास एक मौका था, लेकिन आपका सवाल इनके पास ऑप्शन क्या है, ये अपने इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अब इनके साथ सिर्फ वो तबका खड़ा हुआ है जो इकोनॉमिकली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यूथ ऐसा एक हथियार है जो इमरान खान साहब के पास है। बाकी लोग इनकी जो कॉल को सीरियस नहीं लेंगे, बिकॉज मैं पहले भी बता दूं, मेरे दोस्त हमारे जो कुलीग है पाकिस्तान से, उमर तासुफ, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया है, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। 50 लाख घर इन्होंने वादे किए थे, कोई पता नहीं। 1 करोड़ नौकरियां, कोई इल्म नहीं है कि कहां पे प्रोड्यूस हुई है। बल्कि मेरी तो जानकारी है कि नौकरियां देना तो दूर की बात, ढेर सारे लोग निकले, इकोनॉमी को ये ठीक करने आए थे, तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने। गुड गवर्नेंस का बुरा हाल है।
पंजाब के अंदर जो इन्होंने एक बंदे का चुनाव किया, पंजाब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, उसके मुतालिक आप कहानियां सुन लें, अपने दोस्त अब इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो खान साहब बड़ी बुरी तरीके से मार खा के डिलीवर नहीं कर पाए। इनके पास सिर्फ एक हथियार है, अवाम में जाएं और एक दफा फिर लारा लगाएं यूथ को। वो यूथ जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको टाइम लगेगा कमा के खाने में, तब तक तो मेरे ख्याल है खान साहब उनको अपने जाल में फंसा सकते हैं। सिवाय इस तरीके के उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपोजिशन भी अच्छी नहीं कर पाएंगे, ये भी आप लिख लें। ठीक है प्रभु सर, आखिरी 1-1.5 मिनट मेरे पास बचा है प्रोग्राम में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जैसा कि कसवर तमाम बातों को गिना रहे थे, अल्ताफ साहब ने भी बताया कि ये दिक्कतें परेशानियां हैं। क्या जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वहां की सदन में, वहां की सीनेट में, इमरान खान की सियासत खत्म होती है आप देख रहे हैं, या यूथ उनको फिर से एक बार सत्ता में लाएगा, वो आंदोलन करेंगे और बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उससे काम बन जाएगा? नहीं, देखिए, अगर जो नई सरकार बनेगी वो आर्थिक स्थिति को अच्छा कर पाएगी तब तो जरूर उसकी सपोर्ट बेस में इजाफा होगा, और जो यूथ इमरान खान के सपोर्ट में लगी हुई है वो इधर खींचेगी, उसको नौकरियां मिले और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की बेहतरी हो। देखिए, ये बेहतरी तभी हो सकती है जब पाकिस्तान जो है अपनी ओवरऑल पॉलिसी में बदलाव करे। यूक्रेन से एक बहुत बड़ी सीख हमको लेनी चाहिए कि बंदूकों से कोई चीज हल नहीं हो सकती। बंदूकों के इस्तेमाल से सिर्फ जो बद से बदतर हालात होते हैं। तो जो ये पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो हमारे यहाँ बंदूकधारी जो टेररिस्ट भेज रहे हैं और उस पे इतनी पैसों की बर्बादी हो रही है, अगर वही पैसे अपने देश में इंडस्ट्री लगाने में और जो इकोनॉमिक बेस है उसको बढ़ाने में इस्तेमाल करें तो यूथ का भी बेहतरी हो। वक्त थोड़ा कम है, नहीं तो मैं आप तफसील से आपकी ये बातें और सुनता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कसवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ साहब, आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभुदयाल सर पूर्व राजनयिक थे जो इस पूरे मामले को समझा रहे थे। तो पाकिस्तान की सियासत की हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।